नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। इस बार आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं उन सभी प्यारे दोस्तों का नाम लेने वाला हूं जिन्होंने पिछले वीडियो पर अपना कमेंट किया है। और कौन जाने, शायद आपका नाम भी शामिल हो। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारे अगले वीडियो में लिया जाए, तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। साथ में अपना नाम और शहर भी लिखिए, ताकि हम आपको भी इस मंच पर खास अंदाज में थैंक यू कह सकें। क्या आपने कभी ऐसी आत्माओं के बारे में सुना है जो मरने के बाद यह इच्छा रखती हों कि लोग उसके बारे में जानें, या फिर यह जानें कि वह किस तरह से मरी थी और उसे मरते वक्त कितना दर्द का सामना करना पड़ा था? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई आत्मा आपको इनविटेशन देती हो कि आप उससे जाकर मिलें? क्या होगा अगर ऐसी आत्मा आपसे नाराज हो जाए तो? यह दुनिया रहस्य से भरी हुई है, जिसमें कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें इंसान चाहकर भी नहीं समझ सकता। यह कहानी ऐसी ही एक रहस्य से शुरू होती है, लेकिन खत्म कहाँ होती है, यह बात वही इंसान जानता है जो इस उलझन में फंसा हुआ हो। लेकिन अफसोस, वह यह बात किसी को बता नहीं सकता। कहानी शुरू होती है पुणे से, जहां के एक गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की आधी रात को अपने कमरे से बाहर निकल रही थी, जिसके हाथ में एक लाल कलर का कार्ड था। वह लड़की बिना आवाज किए अपने कमरे से बाहर निकली, और निकलने से पहले उसने एक बार दीवार पर लटकती हुई उस पुरानी घड़ी की तरफ देखा, जो कब से टिक टिक आवाज कर रही थी। उसे घड़ी में रात के 1:15 हो रहे थे। टाइम देखकर उसने एक लंबी सांस ली और उस लाल इनविटेशन कार्ड को लेकर छत की तरफ चली गई। दिन भर आवाजों से गूंजता हुआ यह गर्ल्स हॉस्टल रात में एकदम शांत हो गया था। कोई भी आवाज कहीं से भी नहीं आ रही थी। वह लड़की चुपचाप छत की तरफ चली गई, और जाते वक्त उसने इस बात का अच्छे से ख्याल रखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। यह रात फरवरी 2024 की थी, जहां ठंड अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन फिर भी वह लड़की ठंड से न घबराते हुए आगे बढ़ रही थी। छत पर जाने के बाद उसने एक नजर उस लाल कलर के इनविटेशन कार्ड की तरफ देखा और उसमें लिखे हुए शब्दों को ध्यान से देखने लगी। वह कोई भी गलती करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती उसे ऐसे मुकाम पर पहुंचा सकती थी जहां से वापस आना उसके लिए नामुमकिन होता। जो नियम उसमें लिखे गए थे वह सब बराबर थे। हॉस्टल में 2 दिन से पानी नहीं आया था, इसलिए पानी की टंकी पूरी तरह से खाली थी, और यह सबसे पहला रूल था। उसने फिर से एक बार अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा, तो उसे यहां तक आने में 1:25 हो गए थे। यह बिल्कुल सही समय था टंकी के अंदर जाने का, जो इस वक्त पूरी तरह से खाली और सूखी थी। वह चुपचाप ऊपर चढ़ गई, जहां पर पानी की टंकी रखी गई थी, और उसने उसका ढक्कन खोल दिया। वह टंकी 2000 लीटर की बड़ी सी टंकी थी, और उसे हमेशा साफ किया जाता था। इसीलिए उसके अंदर जाने के लिए भी सीढ़ी रखी गई थी, जिसकी वजह से वह लड़की आराम से उसके अंदर उतर गई। अब तक तो वह यहां तक आराम से आ गई थी, लेकिन अब उसे हल्का हल्का डर लगना शुरू हो गया था। वह इस काम को जितना आसान समझ रही थी, यह उतना आसान नहीं था। यहां तक तो वह किसी तरह से पहुंच गई थी, लेकिन आगे जो करना था उसके लिए उसने अपने आप को मन ही मन तैयार किया। सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और फिर यही शब्द दोहराए। वह उस खाली टंकी के अंदर घुटनों के बल बैठ गई और एक बार अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा, जिसमें अब 1:45 हो रहे थे। एक लंबी सांस लेकर उसने दोनों हाथों को अपने कंधे के पास रखा और आंखें बंद करके बोलना शुरू किया। जलीका, जलीका, तुम्हें किसने मारा था यह बात मुझे पता है। क्या तुम मुझसे मिलोगी? जैसे ही उसने यह शब्द कहे, टंकी के अंदर पानी भरने लगा। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था, और वह लड़की इसकी वजह से घबराने लगी थी। जैसे जैसे ठंडा पानी उसे छू रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ठंडे पानी के साथ बर्फ से भी ठंडा हाथ उसे छू रहा हो। एक तो पहले ही ठंड की रात थी, ऊपर से ठंडा पानी, लेकिन फिर भी उसे पसीना आ रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि वह वहां पर अकेली नहीं है, उसके अलावा भी वहां कोई और मौजूद है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके आसपास कोई तैर रहा हो, और उसे किसी के हाथ पैर मारने की आवाज भी आ रही थी, जो पानी में काफी भयानक लग रही थी। उसने सारे नियम याद किए हुए थे, लेकिन अब वह सब भूलने लगी थी। उसे सिर्फ 5 मिनट तक अपनी आंखें बंद रखनी थी और बिल्कुल भी सांस नहीं लेनी थी। लेकिन इस वक्त वह इतनी डर गई थी कि उसने अपनी आंखें खोल दी।
जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने एक भयानक लड़की बैठी हुई थी, जिसका शरीर फूला हुआ था और जिसकी आंखों की पुतलियां आंखों के बाहर लटक रही थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पानी के अंदर फूली हुई डेड बॉडी हो। उसका पूरा शरीर गुलाबी रंग का हो गया था और उसके बाल पानी में तैर रहे थे। उस भयानक चुड़ैल को देखकर वह लड़की एकदम से डर गई और उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और वहां से उठकर भागने लगी। लेकिन उस चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसके बाल खींचकर पानी के अंदर डुबोने लगी। बेचारी लड़की खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वह चुड़ैल उसे पानी के अंदर दबोचे जा रही थी। थोड़ी देर बाद लड़की के हाथ पैर ठंडे हो गए और उसका मृत शरीर पानी में तैरने लगा। लड़की को मरा हुआ देखकर वह चुड़ैल जोर से चिल्लाई और धीरे धीरे टंकी का पानी गायब हो गया। अब उस टंकी के अंदर उस लड़की का मृत शरीर था, लेकिन वहां पानी का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ पहले की तरह खामोशी छाई हुई थी। टंकी का ढक्कन अपने आप लग गया था और वह चुड़ैल भी वहां से गायब हो गई थी। इंस्पेक्टर सुमन अपने कमरे में आराम से सो रही थी, क्योंकि रात भर वह पुलिस स्टेशन में थी और अभी सवेरे 4 बजे ही अपने घर आई थी। 27 साल की सुमन पुणे में वानवाड़ी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के काम से नियुक्त थी। पिछले 4 दिन से वह नाइट ड्यूटी कर रही थी और आज भी सवेरे 4 बजे ही वह घर वापस आई थी और आते ही कपड़े चेंज करके सो गई थी। उसने अपनी माँ और छोटी बहन को यह कह रखा था कि वह उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि उसको नींद बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। अगर सुमन की नींद पूरी ना हो तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता था और कभी कभी वह चक्कर खाकर नीचे भी गिर जाती थी। उसे समझ नहीं आता था कि नाइट ड्यूटी बनाई ही क्यों जाती है। इंसान को आराम से सो जाना चाहिए, क्योंकि रात सिर्फ सोने के लिए होती है। अभी सवेरे के 10 बजे थे कि सुमन का फोन बजने लगा। सुमन की मां अपर्णा भागते हुए उसके कमरे में आई ताकि वह फोन बंद कर दे, लेकिन उससे पहले ही सुमन ने नींद में ही फोन उठा लिया और अपने कान से लगाते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों फोन कर रहे हो? मैडम, कॉलेज में जो गर्ल्स हॉस्टल है वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। अरे तो किसी और को बुलाओ, मुझे सोने दो। कहते हुए सुमन फोन कट ही करने वाली थी कि हवलदार ने फिर से कहा, मैडम प्लीज आ जाइए, क्योंकि यह आपका बहन का ही कॉलेज है। आपकी बहन भी यहीं पर पढ़ती है, तो अगर आप आओगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा सर ने कहा है। आप वापस जाकर सो सकती हो, बस अभी आ जाओ। ना चाहते हुए भी सुमन को उठना पड़ा। अभी तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वह तैयार होकर निकलने लगी और यह देखकर अपर्णा जी ने कहा, सुमन बेटा, तू फोन करके बोल देना कि तेरी तबीयत खराब है। आधे घंटे का काम है, आई, मैं जल्दी आ जाती हूँ। सुमन की छोटी बहन चंद्रिका इस कॉलेज में पढ़ती थी जहां पर सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। काफी पैसों का जुगाड़ करके उन लोगों ने सुमन को इसी शहर में नियुक्त करवाया था। सुमन के पिताजी की मौत 5 साल पहले हार्ट अटैक में हो गई थी और इस वक्त सुमन के ऊपर ही पूरे घर की जिम्मेदारी थी। सुमन जब कॉलेज में पहुंची तब वहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी। सारी लड़कियां डरी हुई एक तरफ खड़ी थीं और हॉस्टल की वार्डन सबसे आगे खड़ी थी। जैसे ही सुमन वहां पर गई, सब लोग हट गए और सुमन के सामने एक स्ट्रेचर पड़ा था जिसमें सफेद चादर में लिपटी हुई एक लड़की की डेड बॉडी रखी हुई थी। क्या नाम है इसका और सबसे पहले लाश किसने देखी? मैंने देखी थी मैडम, वार्डन ने आगे आते हुए कहा। 2 दिन से पानी नहीं आया था, इसलिए टंकी पर पानी ही नहीं गया था। आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि टंकी साफ करवा लेती हूँ, लेकिन जैसे ही हम लोग साफ करने के लिए टंकी को खोली तो हमें यह लड़की मिली। उस लड़की की डेड बॉडी पानी की सूखी टंकी के अंदर थी। यह सुनकर सुमन को कुछ याद आया और उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य घूमने लगे। उसकी आंखों के सामने पानी में तैरती हुई एक लड़की दिखाई दी जो उसे देखकर हंस रही थी। देखते ही देखते वह लड़की पानी के अंदर इस तरह से घुल गई जैसे कि वह भी पानी का हिस्सा हो। मैडम, इंस्पेक्टर मैडम, आप ठीक है ना? आवाज सुनकर सुमन होश में वापस आई। तभी वहां पर हवलदार आया और उसने कहा, मैडम, एक लड़की पानी के अंदर पेट के बल लेटी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वह रात भर पानी में थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? टंकी तो पूरी खाली थी, यहां तक कि एक बूंद भी नहीं मिली थी वहां पर से। क्या वह सब फिर से शुरू हो गया? सुमन ने मन ही मन यह कहा। उसकी आंखों के सामने पानी में तैरती हुई एक डेड बॉडी थी जिसे देखकर वह रो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को इस भ्रम से बाहर निकाला और फिर हवलदार की तरफ देखकर कहा, क्या इसके पास कोई लाल रंग का कार्ड मिला था? हाँ मैडम, इसके हाथ में कार्ड था। लेकिन आपको यह कैसे पता?
सुमन ने हवलदार के हाथ में देखा, जिसके हाथ में लाल रंग का वह कार्ड था। उसे देखकर उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसे कुछ पुरानी यादें सताने लगीं। सुमन कांस्टेबल के साथ उस जगह पर भी गई जहां से उस डेड बॉडी को निकाला गया था। उस जगह को देखकर सुमन को कुछ याद आ रहा था। यह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एक समय पर थी। वही छत और वही माहौल। टंकी खुली थी बिल्कुल उस दिन की तरह, और छत का दरवाजा हमेशा की तरह उस दिन भी खुला था। दरवाजे पर कोई कुंडी नहीं लगी थी, जबकि वहां होनी चाहिए थी। पुरानी यादें सोचते सोचते उसकी तबीयत खराब होने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी हालत खराब देखकर बाकी लोगों ने उसे आराम करने के लिए कहा और वह इस हॉस्टल के एक कमरे में चली गई। अरे मैडम, आप, मैं ठीक हूं। सबसे पहले तुम इस हॉस्टल की सभी लड़कियों से पूछो कि क्या उनको उस लाल कार्ड जैसा कोई कार्ड मिला है या नहीं, और अगर किसी को ऐसा कोई कार्ड मिला है तो उन्हें मेरे सामने लेकर आओ। कांस्टेबल सुमन की बात सुनकर तुरंत वहां से चला गया और सुमन वापस उस जगह पर आ गई जहां डेड बॉडी रखी हुई थी, लेकिन अब तक उसे ले जाया गया था। वह उस टंकी को अच्छे से देखने लगी। उसने वहां खड़ी हुई वार्डन की तरफ देखकर पूछा, क्या यह टंकी हमेशा खुली ही रहती है? हाँ, हमने इसे कभी लॉक नहीं किया है। इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। वार्डन की बात सुनकर सुमन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, आज से 4 साल पहले यहां पर ऐसे ही हादसे हो रहे थे, फिर भी आप लोगों ने इस पर कोई कदम नहीं उठाए। वार्डन सुमन की तरफ अनजानी नजरों से देखने लगी, जैसे कि उसे इन सब बातों के बारे में कुछ पता ही न हो। सुमन ने अपनी बात जारी रखी और कहा, आज से 4 साल पहले और 8 साल पहले भी यहां पर ऐसे ही हादसे हुए थे, फिर भी यहां पर ना सीसीटीवी कैमरा है और ना ही ऊपर आने के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। क्या आप यहां पर इसी तरह की बेदरकारी रखते हैं? वार्डन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, मैं यहां पर नई हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन पिछले 3 सालों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुमन उसको कुछ कहती, उसके पहले ही कांस्टेबल अपने साथ 5 लड़कियों को लेकर आया। उनके हाथ में इस तरह का लाल इनविटेशन कार्ड था। सुमन ने उन सब लड़कियों से बात की, तब उसे कुछ बातों का पता चला। लगभग सभी लड़कियों ने एक ही बात कही थी, मैडम जी, हमारा वाटर टैंक गेम है, इसमें हमारे हाथ में ये लाल रंग का इनविटेशन कार्ड होना चाहिए और फिर रात के 1:45 पर जालिका को बुलाना होता है। और मैडम, उस समय पानी की टंकी पूरी खाली होनी चाहिए, यहां तक कि उसमें एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए। हमें जालिका को यह बताना होता है कि हम जानते हैं कि उसको किसने मारा है, और ऐसा कहते ही हमारे आसपास पानी भरने लगता है। ऐसा सिर्फ 5 मिनट होता है और हमें इस 5 मिनट के दौरान सांस नहीं लेनी होती। हमें अपनी सांस रोकनी होती है, हमें अपनी आंखें नहीं खोलनी होती और हमें अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। ठीक 5 मिनट बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद हमें इस टंकी से बाहर आना होता है और पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। वहां से वापस आ जाने के बाद यह इनविटेशन कार्ड हमें किसी और को देना होता है और उसे भी यही करने को कहना होता है। सुमन को यह सारी बातें बहुत अजीब लगी। हालांकि सुमन ने इसी कॉलेज में पढ़ाई की थी, लेकिन वह कभी हॉस्टल में नहीं रही थी क्योंकि उसका घर यहीं पर था, इसलिए हॉस्टल की बातें उसे ज्यादातर पता नहीं थी। लेकिन मैडम, ऐसा कुछ होता नहीं है। हम सब ने यह सब कुछ ट्राई किया है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब लड़कियों ने इस बात का समर्थन किया कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुमन भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए उसने वार्डन की तरफ देखा और पूछा, इस टंकी में पानी क्यों नहीं है? इतनी बड़ी हॉस्टल में अगर पानी नहीं रहा तो सबका काम कैसे चल रहा है? मैडम, वैसे तो 2 दिन से पानी नहीं आया है, लेकिन इस टंकी का तो हम लोग उपयोग ही नहीं करते हैं क्योंकि ट्रस्टी ने दूसरी टंकी बना दी है, वह भी दूसरी तरफ, तो इस कम ही यूज किया जाता है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और बाकी सबको हिदायत देकर सुमन वापस घर चली गई थी। रास्ते पर वह यही सोच रही थी कि क्या लड़कियों ने जो बात कही वह सच थी या नहीं। रात भर जागने के कारण घर जाकर ही सुमन सो गई थी। अपर्णा जी ने उसे रात को 8 ही उठा दिया क्योंकि 10 बजे उसे वापस पुलिस स्टेशन जाना था। सुमन नहाने के लिए बाथरूम में गई और उसने जैसे ही शावर ऑन किया तो वहां से पानी नहीं निकला। उसने अपनी माँ को आवाज दी, माँ, ऊपर टंकी में पानी नहीं है क्या? भरी हुई है टंकी, किचन में पानी आ रहा है। अपर्णा जी ने किचन में से बर्तन साफ करते हुए कहा, अगर किचन में पानी आ रहा था तो फिर बाथरूम में क्यों नहीं आ रहा था? यह सोचते हुए सुमन ने बाथरूम का नल चालू किया तो उसे एक आवाज सुनाई दी। नल में से पानी की जगह उसका नाम सुनाई दे रहा था,
लेकिन आवाज इतनी हल्की थी कि सुमन को बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सुमन ने इसे अपनी मां का वहम समझा और चेक करने के लिए नल के अंदर अपनी उंगली डालने लगी। उसे लग रहा था कि नल के अंदर जरूर कुछ फंसा हुआ है, इसी वजह से पानी नहीं आ रहा है। उसने अपनी उंगली डालकर आसपास चेक करना शुरू किया, लेकिन तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसकी उंगली को छुआ हो। उस चीज के छूने से सुमन की पूरी उंगली ठंडी हो गई। सुमन ने जल्दी से अपनी उंगली बाहर निकाल ली और उसे देखने लगी तो उसकी उंगली से खून निकलने लगा था। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हो रहा है। वह नल के नजदीक जाने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि नल के अंदर जरूर कोई कीड़ा फंसा हुआ है। सुमन धीरे धीरे नल के पास आई और जैसे ही वह उसके करीब गई, अचानक नल में से पानी आ गया। यह ऐसे हुआ कि सुमन का दिल एक धड़कन छूट गया। अरे सुमन, 1 घंटे से क्या कर रही हो? जल्दी आओ वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। मैंने तुम्हारा डब्बा टेबल के ऊपर रखा है। इन सब से सुमन के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने इन सब बातों को बाजू में किया और जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गई। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंची, तब उसके टेबल के ऊपर उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी हुई थी। मैडम, डॉक्टर ने बोला है कि उसके लंग्स में पानी घुस गया था, लेकिन टंकी तो खाली थी। सीधी बात है कि उसे पहले कहीं और मारा गया है, फिर उसे टंकी के अंदर डाला गया है ताकि सब लोग उस अफवाह को सच मान लें, कांस्टेबल ने सोचते हुए पूछा। लेकिन मैडम, ऐसा कौन करेगा? किसको फायदा मिलेगा ये सब करके? तुम एक काम करो, उस प्रॉपर्टी के बारे में पता करो। ऐसा हो सकता है कि किसी को वह प्रॉपर्टी खरीदनी हो और वहां फैली अफवाह का फायदा उठाकर वह कुछ लोगों को मार रहा हो ताकि गर्ल्स हॉस्टल खाली हो जाए। 4 साल पहले भी ऐसा हुआ था और 8 साल पहले भी। हो सकता है कि उससे पहले भी ऐसा हुआ हो। यह सब कुछ पता करो। कांस्टेबल के वहां से चले जाने के बाद सुमन रिपोर्ट को देखने लगी। उसमें साफ साफ लिखा था कि उस लड़की के अंदर पानी घुस गया था। साथ ही उसका पूरा शरीर रात भर पानी में रहने की वजह से फूल गया था। इसका मतलब यह था कि सुबह सवेरे उसकी डेड बॉडी को टंकी के अंदर डाला गया था। सुमन ने फाइल में रखी हुई फोटोग्राफ को देखना शुरू किया, जिसमें डेड बॉडी की फोटो थी और साथ में टंकी की भी फोटो थी जहां पर लड़की की डेड बॉडी मिली थी। फोटो में जगह की चाक से आउटलाइन बनाई गई थी कि किस तरह से वह लड़की टंकी के अंदर लेटी हुई थी। सुमन फोटोग्राफ में टंकी को ध्यान से देख रही थी कि तभी उसे टंकी के अंदर एक चेहरा दिखाई दिया। सुमन ने उस चेहरे को ध्यान से देखने के लिए तस्वीर को अपने चेहरे के नजदीक लाकर बारीकी से देखना शुरू किया। तभी अचानक उस धुंधले चेहरे ने सुमन की तरफ देखा और जोर से चीख मारी। यह सब इतना अचानक हुआ कि सुमन के हाथ से फोटो नीचे गिर गई। ये तो अच्छी बात थी कि इस समय वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि सुमन काफी डर गई थी। सुमन दोपहर में ज्यादा सो नहीं पाई थी, इसलिए उसे नींद आ रही थी। कुर्सी में बैठे बैठे उसकी आंख बंद हो गई। अचानक उसे लगा कि उसके पैरों के पास पानी जमा हो गया है। धीरे धीरे उसे ठंडी छुअन महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडी चीज उसे छू रही हो। सुमन ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी तो वह हैरान हो गई, क्योंकि इस वक्त वह पुलिस स्टेशन में नहीं थी बल्कि टंकी के अंदर बंद थी। जमीन में अभी भी चाक से लड़की की डेड बॉडी का आकार बना हुआ था। मैं यहां कैसे आई? मैं तो पुलिस स्टेशन में थी। सुमन जल्दी से वहां से उठ गई और बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। उसे याद आया कि इसी टंकी में बाहर निकलने के लिए लोहे के रोड लगाए गए थे, लेकिन टंकी का ढक्कन बंद था और शायद उसे बाहर से बंद किया गया था, क्योंकि सुमन उसे अंदर से नहीं खोल पा रही थी। उसने टंकी के लोहे के ढक्कन के ऊपर हाथ मारना शुरू किया ताकि कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन बाहर कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। उसने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू किया ताकि कोई उस ढक्कन को खोल दे, लेकिन उसकी आवाज शायद बाहर कोई सुन ही नहीं रहा था। धीरे धीरे पानी टंकी के अंदर भरने लगा और अब वह ऊपर तक आ गया था, जहां पर सुमन खड़ी थी। उसने साइड में देखा जहां पर एक पाइपलाइन बनी हुई थी जिससे पानी टंकी में गिरता था, लेकिन वहां से पानी नहीं गिर रहा था, तो फिर टंकी में पानी आ कहां से रहा था? कहां जा रही हो सुमन? मेरे साथ बात नहीं करोगी? सुमन के एकदम गले के पीछे से एक आवाज आई जो काफी डरावनी लग रही थी। पीछे कोई उसके बहुत करीब था, जिसकी सांसों की ठंडी छुअन सुमन अपने गले में महसूस कर पा रही थी। लेकिन वह तो वहां अकेली थी, फिर इस वक्त उसके पीछे कौन था? सुमन ने हल्के से अपनी गर्दन पीछे की तरफ की तो उसे अपनी आंखों के कोने से एक बहुत ही डरावनी औरत दिखाई दी। उसकी दोनों आंखें चेहरे के बाहर लटक रही थीं और वहीं आंखें उसे घूर रही थीं।
उसका पूरा शरीर गुब्बारे की तरह फूला हुआ था और उसके काले दांत उसे और भी भयानक बना रहे थे। यह दृश्य देखकर सुमन के हाथ की पकड़ छूट गई और वह पानी में गिर गई। वह वहां से उठ पाती उसके पहले ही किसी ने उसकी गर्दन दबाई और उसका सिर पानी के नीचे डाल दिया। वह साफ देख पा रही थी कि वही डरावनी औरत उसे पानी के नीचे डुबो रही थी। सुमन खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी, लेकिन तभी किसी ने उस औरत को जोर से धक्का दिया और सुमन ने जोर से अपना चेहरा ऊपर किया। मैडम, आप ठीक है ना? मैडम। सुमन ने आंखें खोलकर देखा तो वह पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। जल्दी से पानी लेकर आओ। एक लेडी कांस्टेबल ने सुमन को संभाला और पानी लाने के लिए कहा। सुमन को खांसी आने लगी और उसके मुंह से पानी निकलने लगा। यह देखकर वहां मौजूद सारे लोग डर गए, क्योंकि सुमन काफी देर से वहीं पर थी, लेकिन फिर भी उसके मुंह से पानी निकल रहा था, जैसे कि उसने बहुत सारा पानी पी लिया हो। मैडम, आप एक काम करो, अंदर जाकर आराम करो, मैं किसी को बोलकर आपको घर भिजवा देती हूँ। कहते हुए लेडी कांस्टेबल ने सुमन को वहीं की एक बेंच पर सोने के लिए कहा। क्योंकि वह एक पुलिस स्टेशन था, वहां पर सोने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए सुमन कुछ देर के लिए वहीं पर लेट गई। उसे अपने गले में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वह यह जानकर खुश थी कि वह सिर्फ सपना देख रही थी। यह तो बहुत डरावना सपना था, लेकिन मेरे गले में दर्द क्यों हो रहा है? कहते हुए सुमन ने अपने गले में हाथ रखा तो वह उठकर बैठ गई। उसके पिताजी का देहांत होने से पहले उन्होंने सुमन को बर्थडे पर एक सोने की चेन गिफ्ट की थी, जिसमें उसके नाम का लॉकेट भी था। वह हमेशा उसे अपने गले में पहनकर रखती थी, लेकिन इस वक्त उसके गले में वह चेन नहीं थी। उसे याद था कि पुलिस स्टेशन आने से पहले जब वह तैयारी कर रही थी, उस समय उसके गले में वह चेन थी, लेकिन इस वक्त वह वहां नहीं थी। सुमन को इस समय काफी कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में वह जागी और फिर अपने घर चली गई, जहां पहुंचकर वह सो गई। अपर्णा जी जगी हुई थी, क्योंकि उस समय रात के 11:30 बज रहे थे, लेकिन सुमन की छोटी बहन कुसुम कब की सो चुकी थी। अपर्णा जी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सुमन को चेक किया, लेकिन कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं दिखी। उन्होंने इंजेक्शन देकर सुला दिया। इसी बीच हॉस्टल में एक और लड़की अपने हाथ में लाल रंग का इनविटेशन कार्ड लेकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। वह लड़की बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसने एक लड़की की भयानक मौत देखी थी। इस वजह से उसने वाटर टैंक में जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था, लेकिन जब से उसने ऐसा किया था, उसे डरावने डरावने सपने आने लगे थे। हॉस्टल के एक कमरे में 3 लड़कियां रहती थीं। वह लड़की, जिसका नाम सविता था, अपने बेड पर बैठी हुई थी और बाकी की दोनों लड़कियां आराम से सो रही थीं। तभी उसे पानी टपकने की आवाज आने लगी, जबकि उसके कमरे में कोई बाथरूम था ही नहीं। हर फ्लोर के कोने में एक साथ 5 से 6 बाथरूम बने थे और सब लड़कियां वहीं का उपयोग करती थीं, लेकिन उसे पानी टपकने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। आवाज सुनकर सविता डर गई, क्योंकि धीरे धीरे वह आवाज तेज होती जा रही थी, लेकिन उसके साथ रहने वाली दोनों लड़कियां आराम से सो रही थीं। उन दोनों को वह आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह अपनी जगह से उठी और यह देखने लगी कि आवाज कहां से आ रही है। तभी उसके सिर पर पानी की एक बूंद गिरी। उसने हाथ आगे किया तो उसकी हथेली में भी पानी की बूंद गिरी। वह कुछ सोच ही रही थी कि अचानक उसकी छत से उसके ऊपर कई सारी पानी की बूंदें गिरने लगीं, जैसे उसके सिर के ऊपर से बारिश हो रही हो। यह सब देखकर सविता बहुत ज्यादा डर गई और वह अपनी रूममेट को उठाने के लिए उसकी तरफ जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह उन दोनों की तरफ जा पाती, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने डर के मारे नीचे जमीन की तरफ देखा तो जमीन पूरी तरह पानी से गीली हो गई थी और उसी पानी में से एक डरावने हाथ ने उसका पैर पकड़ रखा था। यह देखकर वह बुरी तरह डर गई और उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर उसकी एक रूममेट उठकर बैठ गई, लेकिन जब उसने सामने देखा तो उसे एक हाथ दिखाई दिया जो जमीन के नीचे चला गया। सविता की हालत देखकर वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी और कुछ ही देर में सब लड़कियां बाहर आ गईं। उसने जो कुछ देखा था वह सब बताया। ये सब सुनकर सारी लड़कियों की हालत खराब हो गई। वार्डन को बुलाया गया और फिर सब लोग छत पर चले गए, उस टंकी के पास जिसके अंदर से सविता की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। लेकिन कोई भी छत के अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि छत का दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि वहां पर कोई कुंडी लगाई ही नहीं गई थी। काफी देर तक दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई और फिर 1 घंटे बाद दरवाजा अपने आप खुल गया।
अंदर जाकर जब देखा गया तब तक सविता की मौत हो चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे और सुमन इंजेक्शन के कारण आराम से सो रही थी। तभी उसके सिर पर पानी की बूंद टप टप करके गिरने लगी। इंजेक्शन के असर में होने के बावजूद सुमन की आंख खुल गई। उसने अपने माथे पर हाथ रखा तो वहां पर पानी की बूंद गिर रही थी। सुमन ने छत की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कमरे में अंधेरा होने के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। सुमन किसी तरह से उठी क्योंकि उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी और उसने कमरे की लाइट ऑन की। पानी के कारण पूरी छत गीली हो गई थी और जहां पर हेल्प लिखा हुआ था वहां पर पानी से काई जम गई थी और उसी काई से हेल्प लिखा हुआ था। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ अचानक क्यों हो रहा है और सिर्फ उसी के साथ क्यों हो रहा है। कौन उसे मदद मांग रहा है। तभी उसे कुछ ख्याल आया और उसने अपना फोन उठाया और तुरंत कांस्टेबल को फोन लगाया। मैडम, गर्ल्स हॉस्टल में एक और लड़की की मौत हो गई है इस टंकी के अंदर, और बिल्कुल उसी तरह से। मैं अभी आ रही हूं। कांस्टेबल उनको आराम करने के लिए कहती है। इसके पहले ही सुमन ने फोन रख दिया और अपने आप को तैयार करके स्कूटी की चाबी लेकर वहां से निकल गई। इंजेक्शन के कारण उसे काफी बेहतर लग रहा था, लेकिन शरीर में अभी भी कमजोरी महसूस हो रही थी। वह जल्दी पहुंचने के लिए स्कूटी तेज चला रही थी। तभी वह किसी से टकरा गई। माफ करना, आप ठीक है ना? सुमन जल्दी से उठकर उस औरत के पास गई जिसने मराठी साड़ी पहनी हुई थी। उसकी साड़ी काफी पुरानी लग रही थी और कुछ कुछ जगह से फटी हुई भी थी, और वह औरत काफी बुजुर्ग भी थी। उसके चेहरे पर की झुर्रियां उसकी सारी परेशानी बयां कर रही थी। मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत कर। सुमन ने देखा कि उसको कहीं चोट तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उसकी उम्र को देखते हुए सुमन ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल में दिखा देती हूं। बाहर से तो चोट नहीं दिख रही है, लेकिन अंदरूनी चोट भी हो सकती है। मैं तो ठीक हूं, लेकिन तेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। लगता है किसी चुड़ैल का साया तेरे ऊपर है। औरत की बात सुनकर सुमन हैरान हो गई, क्योंकि यह सब कुछ उसे ही दिख रहा था और यह बात उसने किसी को नहीं बताई थी। लेकिन उस औरत ने उसे देखते ही यह कह दिया, जो काफी अजीब था। आपको यह सब कैसे पता? मुझे लोग नबी नानी के नाम से पहचानते हैं और मैं यहीं रहती हूं। कहते हुए उसने एक तरफ इशारा किया, और जब सुमन ने वहां देखा तो वहां पर एक छोटा सा देवी का मंदिर था, जिसके पीछे एक छोटी सी झोपड़ी थी। वह औरत जिसने अपना नाम नबी नानी बताया था, उसने सुमन का हाथ पकड़ा और कहा, कल सुबह नहा धोकर ठीक 6 बजे यहां पर आ जाना, मैं सब ठीक कर दूंगी। इतना कहकर वह वहां से उठकर अपनी तरफ चली गई और सुमन उसे देखती रह गई। जब तक वह औरत अपने घर के अंदर नहीं चली गई, तब तक सुमन वहीं पर खड़ी रही। फिर जैसे ही वह नींद से जागी हो, तुरंत उठकर स्कूटी पर बैठ गई। उसे ख्याल ही नहीं रहा कि उसे गर्ल्स हॉस्टल जाना था, जहां पर एक और लड़की की मौत हो गई थी। जब वह गर्ल्स हॉस्टल पहुंची, तब आधी रात होने के बाद भी सारी लड़कियां एक तरफ खड़ी हुई थीं और सब डरी हुई लग रही थीं। उनके आगे वार्डन खड़ी थी और उसका भी डर के मारे बुरा हाल हो रखा था। अरे मैडम, आपकी तबीयत खराब थी तो फिर आप? मैं ठीक हूं, वह सब छोड़ो। पहले बताओ यह सब कैसे हुआ? टंकी को बंद नहीं किया गया था? सुमन ने वार्डन की तरफ देखते हुए यह सवाल पूछा, क्योंकि उसने ही वार्डन को टंकी बंद करने के लिए कहा था। वार्डन थोड़ी सी आगे आई और बोली, मैडम, हमने टंकी के ऊपर ताला लगा दिया था और वह तब भी लगा हुआ था जब यह लड़की अंदर फंसी हुई थी। छत का दरवाजा किसी ने अंदर से जोर से पकड़ रखा था, जबकि उधर कोई कुंडी लगी ही नहीं है। यह गर्ल्स हॉस्टल है, इसलिए छत की तरफ से कोई कुंडी नहीं लगाई गई है। उसे दूसरी तरफ से ही लगाया जाता है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैडम, जिस तरह से वह कांप रही थी, उससे पता चल रहा था कि वह सच बोल रही थी। लेकिन यह कैसे हो सकता था? तभी स्ट्रेचर में सविता की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था और सब लोग उसे देख रहे थे। सविता की डेड बॉडी को सफेद कपड़े से ढका गया था और जब उसे ले जाया जा रहा था, तभी उसका हाथ सफेद कपड़े से बाहर निकल आया और हवा से झूलने लगा। सुमन का ध्यान जब सविता के उस बाहर आए हाथ पर गया तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसके गले की चेन सविता के हाथ में थी, जबकि वह तो उसके गले में ही थी और रात में पुलिस स्टेशन में गायब हो गई थी। सुमन ने अपने आसपास देखा और जल्दी से सविता की डेड बॉडी के पास पहुंच गई। वह चुपचाप उस चेन को उसके हाथ से ले लेना चाहती थी, क्योंकि अगर वह चेन सविता के हाथ में मिल जाती तो उस पर शंका की जा सकती थी, जबकि वह पूरी तरह निर्दोष थी। लोग धीरे धीरे बॉडी को आगे ले जा रहे थे
और इस बात का फायदा उठाकर सुमन ने चेन उसके हाथ से ले ली। लेकिन इससे पहले कि वह अपना हाथ वहां से हटा पाती, सविता ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर सुमन हैरान हो गई, क्योंकि सविता पहले ही मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तभी तेज हवा का झोंका आया और उसके चेहरे से सफेद कपड़ा हट गया। इस बार तेरी वजह से मेरी मौत हुई है। अगर तू मर जाती तो मुझे नहीं मरना पड़ता। सारी गलती तेरी है। सविता का पूरा शरीर पानी में फूला हुआ था और उसके होंठ भी ठीक से नहीं दिख रहे थे, लेकिन सुमन साफ देख पा रही थी कि उसके होंठ हिल रहे थे और ये बातें वही कह रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दूसरा कोई उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। तभी बॉडी बॉय ने फिर से उसके चेहरे को कपड़े से ढक दिया और सविता की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर वहां से ले जाया गया। यह सब कुछ इतना डरावना था कि सुमन समझ नहीं पा रही थी कि अभी जो उसने देखा वह सच था या उसकी वहम। तभी उसका ध्यान नीचे जमीन पर गया, जहां पानी की बूंदें गिरी हुई थीं, जो सविता की डेड बॉडी से टपकी थीं। वहां पर बूंदें इस तरह से गिरी थीं कि उनसे कुछ शब्द उभर आए थे। सुमन ने नजदीक जाकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। वह तुरंत छत की तरफ चली गई टंकी को देखने के लिए। पूरा हॉस्टल अंदर से खाली था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वह सब लड़कियां देख चुकी थीं और किसी की हिम्मत नहीं थी वापस अंदर जाने की। सुमन तुरंत छत पर गई, जहां 2-4 पुलिस वाले मौजूद थे और टंकी के अंदर फिर से जांच कर रहे थे। कब तक तेरा इंतजार करूंगी मैं? कब तक बचेगी तू? वह तुझे बार बार नहीं बचा पाएगी। जैसे ही सुमन छत पर गई, उसे एक लड़की की डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने जब टंकी के ऊपर देखा तो वहां वही लड़की खड़ी थी जिसने उसे पानी की टंकी के अंदर डुबोने की कोशिश की थी। उसका शरीर भीगा हुआ था, उसे पानी टपक रहा था और वह खड़े होकर हंस रही थी। उसके काले दांत उसे और भी डरावना बना रहे थे। सिर्फ सुमन ही उस लड़की को देख पा रही थी। उसके सिवाय वहां मौजूद बाकी लोग कुछ नहीं देख पा रहे थे। इतना कहने के बाद वह लड़की पानी की टंकी के अंदर कूद गई। जैसे ही वह अंदर कूदी, छपाक की आवाज आई, जबकि टंकी पूरी तरह से खाली थी और अंदर तो 2 पुलिस वाले भी मौजूद थे जो तफ्तीश कर रहे थे। सुमन समझ चुकी थी कि यह सब सामान्य नहीं है। अब उसे नवीनानी के पास जाना ही होगा। वह तुरंत वार्डन के पास गई और पूछा, मुझे यहाँ के मालिक का नंबर। लेकिन मैडम, आधी रात हो गई है, यहाँ 2-2 लड़कियों का खून हो गया है और आपको मालिक की नींद की फिक्र है? जल्दी से नंबर दीजिए। वार्डन डर गई और तुरंत अपना फोन निकालकर एक नंबर सर्च करके सुमन को दे दिया। सुमन ने तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाया। कुछ देर बाद किसी ने गुस्से में फोन उठाया और कहा, क्या बकवास है, इतनी रात को फोन? पुलिस बोल रही हूं। गर्ल्स हॉस्टल में 2 लड़कियों की मौत हो गई है और आपको इसी वक्त यहां आना होगा। सुमन की बात सुनकर सामने कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूं, मुझे 1 घंटा लगेगा। ठीक है, अब आइए, मैं यहीं पर हूं। उसे यह तो समझ आ गया था कि इस हॉस्टल में पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वह आत्मा सबको मार रही है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह आत्मा उसे क्यों मारना चाहती है। वह तो कभी इस हॉस्टल में रही भी नहीं है। सुमन एक जगह बैठ गई और उसे किसी की याद आई जो आज से 8 साल पहले इस हॉस्टल में रहती थी। गंगा साठे। आज से 8 साल पहले जब सुमन कॉलेज में पढ़ती थी, तब उसके साथ गंगा नाम की एक लड़की भी थी जो सुमन की काफी अच्छी दोस्त थी। गंगा पुणे के नजदीक किसी गांव में रहती थी, इसलिए वह इसी हॉस्टल में रहती थी। जबकि सुमन के पास खुद का घर था तो वह वहीं से कॉलेज आती थी। वह दोनों काफी अच्छी दोस्त थीं और कॉलेज के 3 साल कब निकल गए उनको पता ही नहीं चला। लेकिन आखिरी साल में यानी 2020 में गंगा बहुत परेशान रहने लगी। उसका गुलाबी रंग धीरे धीरे पीला होने लगा था और उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे दिखने लगे थे। नींद बराबर न होने के कारण उसके बाल भी हमेशा बिखरे रहते थे और हमेशा पढ़ने वाली वह लड़की अचानक पढ़ाई में कमजोर होने लगी थी। गंगा, तुझे क्या हुआ है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे आजकल डरावने सपने आते हैं। वह मुझे दिखाई देती है और वह रोज रात मेरे कमरे की खिड़की के पास आती है और बाहर से खिड़की पर अपना हाथ मारती है। सुमन ने गंगा को समझाया और कहा, गंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस होता है। एक काम करो, तुम मेरे घर पर चलो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। आर यू श्योर?
गंगा ने सिर्फ अपना सर हिलाया और हॉस्टल में चली गई। वह आखिरी बार था जब सुमन ने गंगा को देखा था। उसके बाद दूसरे दिन गंगा की डेड बॉडी मिली थी, वह भी पानी की टंकी के अंदर। उस समय सुमन ने उसे पानी की टंकी में मरा हुआ देखा था, क्योंकि वह सुबह उससे मिलने आई थी और उसे ढूंढते हुए छत पर चली गई थी। मैडम, मैडम आपने इनको बुलाया था ना? अचानक वार्डन की आवाज से सुमन अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने सामने देखा तो कार के पास एक 50 साल का आदमी खड़ा था, जिसने अभी भी नाइट ड्रेस पहना हुआ था और वह सुमन की तरफ ही देख रहा था। सुमन उठकर उस आदमी के पास गई और अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम सुमन राठी है और मुझे आपसे इस गर्ल्स हॉस्टल के बारे में जानना है। टाइम लगने वाला है, आप खड़े होकर यह सब कुछ बता पाएंगे? एक काम करते हैं, अंदर जाकर बैठकर बात करते हैं। वह दोनों हॉस्टल के अंदर चले गए और उस आदमी ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा नाम गजानन राउत है और अब मैं यहाँ का मालिक हूँ। लेकिन उन लड़कियों की मौत के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है मैडम। जरूर इन सब के पीछे कोई राइवल है। कोई भी इंसान यही सोचेगा, लेकिन सुमन सच्चाई जानती थी। सुमन ने गजानन राउत की तरफ देखा और कहा, आप मुझे यह बताइए कि आज से 4 साल पहले क्या इसी तरह की कोई वारदात हुई थी? गजानन राउत ने अपनी नजरें चुराई और कहा, हाँ हुई थी, लेकिन कभी कातिल पकड़ा नहीं गया। देखिए, यह सिर्फ किसी राइवल का ही काम है। अगर इन सब के पीछे किसी राइवल का हाथ है तो वह 4 साल इंतजार क्यों करता? सच सच बताइए क्या बात है? गजानन राउत ने एक लंबी सांस ली और कहा, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। सच में इन सब के पीछे मेरा या फिर किसी का हाथ नहीं है। इन सब के पीछे जरूर किसी आत्मा का हाथ है, यही कहना चाहते हैं। गजानन राउत यह सुनकर परेशान दिख रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। शायद उसे पता था कि अगर वह ज्यादा कुछ बोलेगा तो वहीं फंस जाएगा। सुमन ने आगे कहा, मुझे इस जगह के बारे में जानना है। सुमन ने आत्मा के बारे में और कुछ नहीं कहा था, इसलिए गजानन राउत को हिम्मत मिली और उसने कहा, मुझे इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि जब यह जगह खरीदी गई थी तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना है। सुमन उसकी बात ध्यान से सुनने लगी। गजानन राउत का चेहरा अब परेशानी से काला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। उसकी यह हालत देखकर यह साफ समझा जा सकता था कि वह सच ही कह रहा है। मेरे पिताजी कहते थे कि दादाजी ने यह जमीन एक औरत से खरीदी थी जिसका नाम सगुणा ताई था, लेकिन ऐसा सुना था कि वह ताई अपनी यह जमीन किसी को देना नहीं चाहती थी। दादाजी ने जबरदस्ती यह जमीन ले ली थी, इसलिए उसने जमीन छोड़ने से अच्छा वहीं पर आत्महत्या कर ली। ऐसा कहा जाता है कि किसी को पता ही नहीं चला कि उसकी मौत हो गई है, और जब पता चला तब तक शायद हफ्ता या 10 दिन हो चुके थे। उसकी लाश कुएं में पड़ी पड़ी फूल गई थी। वह एक विधवा औरत थी और कहा जाता है कि उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। उसका पति काफी कम उम्र में मर गया था और फिर उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। जब वह मरी थी तब उसकी उम्र काफी कम थी, शायद 25 से 26 साल होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ खास कभी हुआ नहीं। बीच बीच में ऐसी खबर आई थी कि पानी की टंकी में लोगों की मौत हो रही है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही हुआ था। गजानन राउत की बात सुनकर सुमन की आंखों के सामने चुड़ैल का चेहरा आ गया, क्योंकि वह भी बिल्कुल वैसी थी। उसका पूरा शरीर पानी में फूल गया था और वह बहुत डरावनी दिख रही थी। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर यह चुड़ैल सगुणा ताई ही है तो फिर वह इतने सालों के बाद क्यों आई है और वह सुमन को क्यों मारना चाहती है। आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसी मौतें होती रहती हैं, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कभी कुछ नहीं बताया गया। जहां तक मैं जानती हूं, यहाँ पर 2020 में ऐसी वारदात हुई थी और 2016 में भी हुई थी। क्या उससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था? सुमन ने इसके बारे में पता किया था कि 4 साल पहले भी यहाँ पर इसी तरह की घटना हुई थी और 2020 में गंगा की मौत भी ऐसे ही हुई थी, लेकिन उसके पहले का उसे कुछ नहीं पता और न ही पुलिस स्टेशन में इसके बारे में कोई जानकारी मिली थी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जब यहाँ पर काम चालू हुआ था तब इस तरह की वारदात होती रहती थी। उसके बाद कुछ सालों तक कुछ नहीं हुआ और फिर 1 साल बाद ऐसा होने लगा, लेकिन उस वक्त यहाँ पर ज्यादा लड़कियां नहीं थीं, इसलिए कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ सालों के बाद वापस ऐसा होने लगा। क्या आप मुझे एग्जैक्ट ईयर बता सकते हैं? सुमन का सवाल सुनकर गजानन राउत चुप हो गया और सोचने लगा। वह कुछ गिनती कर रहा था, इसलिए सुमन भी उसे चुपचाप देखने लगी, क्योंकि वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कुछ देर गिनती करने के बाद उसने कहा, जहां तक मुझे पता है
यह जमीन 1964 में खरीदी गई थी और करीब 8 से 9 साल तक यहां कुछ नहीं बना। यह जमीन खाली रही। फिर 1974 में यहां पर काम चालू हुआ, लेकिन बीच में परेशानी होने की वजह से काम रुक गया। फिर करीब 11 से 12 महीने बाद काम दोबारा शुरू हुआ और हाँ, 1976 में यहां पर 6 मजदूर मारे गए थे। इसी वजह से कुछ समय तक काम रुक गया था और 1980 में इसे दोबारा चालू किया गया। उस साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद उसके 4 साल बाद यानी 1984 में 3 से 5 लड़कियां मारी गई थीं। फिर 1988 में 2 लड़कियां मारी गईं और फिर 1992 में भी। और फिर तुम्हारे कहने का मतलब है कि सारी मौतें लीप ईयर में ही हुई थीं। सुमन समझ गई थी कि सारी मौतें लीप ईयर में ही होती हैं, खासकर फरवरी में। इसका मतलब था कि यहां पर हो रही मौत का ताल्लुक लीप ईयर से है। लेकिन कैसे? आपने कभी इस जगह के बारे में कुछ नहीं करवाया? मेरा मतलब, आपने कभी किसी तांत्रिक को बुलाकर यह सब शांत नहीं करवाया? सुमन की यह बात सुनकर गजानन राउत समझ गया था कि सुमन को इन सारी बातों में भरोसा है। इसलिए उसने कहा, मेरे पिताजी ने एक तांत्रिक को बुलवाया था, लेकिन उसने कहा था कि यहां ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर एक बार मैंने भी तांत्रिक को बुलवाया था, लेकिन उसने भी यही कहा कि यहां ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस वक्त हमने तांत्रिक को बुलवाया था वह साल लीप ईयर नहीं था। गजानन राउत समझ गया था कि यह सारी घटनाएं लीप ईयर में ही होती हैं, तो शायद उसे ऐसे ही किसी साल में तांत्रिक को लाना चाहिए था। अभी पूरा साल बाकी था और 6 साल में वह लोग लड़कियों को हॉस्टल खाली करने के लिए नहीं कह सकते थे, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी सारी लड़कियों को कहां कमरे मिलते। सुमन सच्चाई जान तो चुकी थी, लेकिन यह सारी बातें वह पुलिस रिपोर्ट में कैसे लिख सकती थी? उसे कुछ और सोचना होगा, लेकिन तब तक छत का दरवाजा बंद ही रखना होगा। गजानन राउत ने वार्डन को यह खास हिदायत दी कि छत का दरवाजा लॉक करके रखें और पानी की टंकी को भी ताला लगाकर रखें। वार्डन ने उनकी बात मान तो ली, लेकिन अब उसे भी सब कुछ समझ आ गया था और यह भी समझ आ गया था कि छत का दरवाजा या फिर पानी की टंकी को बंद करने से कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने देखा था कि सविता किस तरह कमरे के अंदर से सीधी पानी की टंकी में पहुंच गई थी। सब लड़कियां अंदर जाने से डर रही थीं, इसलिए सब लोग नीचे ही सो गईं, जहां पर सब खाना खाते थे। यह स्थायी उपाय तो नहीं था, लेकिन इस बात से वह लोग खुश थे कि वे सब एक साथ हैं। वार्डन ने सविता के साथ जो हुआ वह सब कुछ सुमन को बताया और सुमन ने उस लड़की से बात की जिसने सविता को जमीन के नीचे जाते हुए देखा था। सारी बात सुनने के बाद सुमन समझ गई थी कि सगुणा ताई उन सबको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। सारी बात सुनने के बाद सुमन ने पूछा, क्या सविता को इनविटेशन मिला था? उस लड़की ने सोचते हुए कहा, मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन वह बहुत परेशान थी। काफी दिनों से वह ठीक से सो भी नहीं रही थी और दिन ब दिन उसकी हालत खराब हो रही थी। वह कहती थी कि जब वह पानी के नजदीक जाती है तो उसे आवाजें आती हैं, कोई औरत उसे अपने पास बुलाती है। सुमन समझ गई थी कि शायद सविता को इनविटेशन मिला था, लेकिन अभी तो उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनविटेशन किस तरह से मिलते हैं और वह कार्ड कहां से आता है। सुमन ने बाकी लड़कियों से बात की तो उसे पता चला कि जिन जिन लड़कियों को कार्ड मिले थे उन सबको एक औरत की आवाज आती है जो उन्हें अपने पास बुलाती है। सुमन ने उन सबको ऐसी जगह पर रुकने के लिए कहा जहां आसपास पानी का कोई नामो निशान ना हो, और उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल को भी छोड़ दिया ताकि ऐसा कुछ हो तो वह उन लड़कियों की मदद कर सके। फिलहाल के लिए दूसरी लड़कियों को कोई परेशानी नहीं होने वाली थी, लेकिन फिर भी यह कहना मुश्किल था। इसलिए सुमन ने सबको ध्यान रखने के लिए कहा और फिर वह अपने घर चली गई। सुमन को अभी भी थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन इतनी सारी लड़कियों की जान खतरे में थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि वह नवी नानी से मिलेगी। रात भर उसे नींद नहीं आई। इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो यह कि उसे उन लड़कियों की चिंता थी और दूसरा यह कि सुबह उसे जल्दी से जल्दी नवी नानी से मिलने जाना था। सुबह जल्दी उठकर वह अपना हाथ धोकर उसी जगह चली गई जहां पर उसने नवी नानी को जाते हुए देखा था। ठंडी का मौसम था, इसलिए सुबह 6 बजे भी काफी अंधेरा था। वह जगह उड्डान पुल के नीचे थी, इसलिए वहां पर काफी कम लोग आते जाते थे और यह तो सुबह का समय था, इसलिए वहां पर सुमन के सिवाय और कोई भी मौजूद नहीं था। सुमन उस जगह के पास गई और उसने मंदिर में देवी मां को नमस्कार किया
और फिर एक छोटी सी झोपड़ी की तरफ चली गई। सुमन ने देखा कि वह बस एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें न लाइट थी और न पानी की कोई व्यवस्था। फिर नवी नानी इसमें किस तरह रहती होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। वहां पर ठीक से दरवाजा भी नहीं था। एक लकड़ी का दरवाजा इस तरह से रखा हुआ था कि बाहर से कोई जानवर अंदर ना आ पाए। बाकी उसे धक्का देकर आसानी से खोला जा सकता था। सुमन ने उसे खोलने के लिए हाथ लगाया ही था कि दरवाजा अपने आप खुल गया। सुमन ने देखा तो दरवाजा नवी नानी ने ही खोला था। उसने सुमन की तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे कि उसे पहले से पता था कि सुमन वहां जरूर आएगी। फिर उसने उसे अंदर आने का इशारा किया। सुमन चुपचाप अंदर चली गई। वह झोपड़ी जितनी बाहर से छोटी दिखती थी, अंदर से उतनी छोटी नहीं लग रही थी। इस झोपड़ी के एक छोटे से कोने में बस एक छोटा सा स्टोव था और 2-4 बर्तन थे। एक तरफ छोटा सा मंदिर था जहां देवी मां की फोटो लगी हुई थी और बीच में एक चटाई बिछी थी जिस पर शायद वह सोती होगी। नवी नानी ने एक स्टील के गिलास में पानी दिया और कहा, मुझे पूरा भरोसा था कि तू जरूर यहां पर आएगी। तेरे सर पर एक खतरनाक चुड़ैल का साया है, इसलिए तुझे तो यहां आना ही था। सुमन ने पानी पीने से इनकार कर दिया और कहा, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? क्या आप कोई अंतर्यामी हैं? नवी नानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा तुम कह सकती हो, लेकिन मैं कोई अंतर्यामी नहीं। बस मेरे पास देवी मां का वरदान है। मैं बस तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करती हूँ जो ऊपरी हवा के साए में रहते हैं। मैं उन लोगों को देख सकती हूँ, उनकी शक्ति को महसूस कर सकती हूँ, इसलिए बस उनकी मदद कर देती हूँ। नवी नानी इस उम्र में भी काफी अच्छी तरीके से बात कर रही थी और उनकी बातों से सुमन का डर काफी हद तक कम हो गया था और उसे भरोसा हो गया था कि यह औरत उसकी मदद जरूर करेगी। उसने नवी नानी को सारी बातें बताईं और वह सारी बातें सुनकर नवी नानी ने कहा, सगुणा, मुझे समझ जाना चाहिए था कि वह शांत नहीं बैठेगी। उस औरत की मौत उसके जन्मदिन के दिन ही हुई थी, जो कि 29 फरवरी था। इसलिए वह इस दौरान आती है जिस दिन उसका जन्मदिन होता है। उसे नहीं पता कि उसे मारने वाला कौन था, इसलिए जिसके ऊपर उसे शक होता है वह उसे अपने पास बुलाती है और फिर उसे उसी तरह से मारती है जैसे कि वह मरी थी। गजानन राउत ने कहा था कि उस औरत की मौत आत्महत्या से हुई थी। उसने खुद को मार लिया था और हफ्ते 10 दिन तक किसी को उसके बारे में पता नहीं चला था। लेकिन नवी नानी कुछ और ही कह रही थी। सुमन इसके बारे में सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन नवी नानी सच में अंतर्यामी थी। उन्होंने कहा, वह आत्महत्या करके नहीं मरी थी। उसे किसी ने कुएं के अंदर धक्का दे दिया था जब वह वहां पानी लेने जा रही थी। अब सुमन को समझ आ गया था कि क्यों वह आत्मा इतनी गुस्से में थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि फिर वह बाकी लोगों को क्यों मार रही थी। इसके पीछे का कारण यह हो सकता है कि उसे ऐसा लगता है कि जो लोग उसके आसपास मौजूद हैं उन्हीं लोगों ने उसे मारा है, इसलिए वह सबको मार रही है। लेकिन इस तरह से तो वह सबको मार देगी। हमें उसे रोकना होगा। रोकना तो होगा, लेकिन उसकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब तुम्हें उसकी अस्थियां मिलेंगी। ये बात बहुत साल पुरानी है और अब तक तो उसकी अस्थियां किधर की किधर चली गई होंगी, तो उसे कहां ढूंढोगी? नवी नानी की बात एकदम सही थी। उसे रोकना तो चाहिए, मगर कैसे? ये कई सालों से इसी तरह लोगों को मारती आ रही है। उसको रोकना इतना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन सुमन को कुछ तो करना ही था। क्या उसे रोकने का कोई और रास्ता नहीं है? सुमन किसी भी तरह से यह सब रोकना चाहती थी। नवी नानी उसकी यह बात समझ गई थी, इसलिए उन्होंने सोचते हुए कहा, एक ही रास्ता है, उसकी आत्मा को कैद करना। उसके अलावा दूसरा रास्ता यह है कि उसे यह बता दिया जाए कि उसको मारने वाला इंसान कब का मर चुका है, तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से यह बात मानेगी। इसका मतलब है कि हमें उसकी आत्मा को कैद करना होगा। लेकिन अगर वह यह बात मान जाती है और यहां से चली जाती है तो? सुमन को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि एक बार उससे बात करनी चाहिए। वह बेचारी कम उम्र की एक विधवा औरत थी जिसे मार डाला गया था, जबकि वह अकेली अपने आप को संभाल रही थी। अगर बात की जाए और वह मान जाए तो उसकी आत्मा को कैद नहीं करना होगा। नवी नानी ने सुमन की तरफ देखा और फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अगर तू उसके साथ बात करना चाहती है तो तुझे उस इनविटेशन कार्ड को बाहर निकालना होगा जो तुझे 8 साल पहले मिला था। यह बात सुनकर सुमन काफी हैरान हुई, क्योंकि उसे तो इस तरह का कोई इनविटेशन कार्ड नहीं मिला था। नवी नानी उसकी यह हैरानी समझ चुकी थी, इसलिए उन्होंने कहा, जो इनविटेशन कार्ड सब लड़कियों को मिलता है वह उसने अपनी शादी के कार्ड को देखकर बनाया था।
जब तूने उस कार्ड को फाड़ दिया था तो यह देखकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। लेकिन जब तेरी दोस्त की मौत हुई तब वह साल का आखिरी समय था, इसलिए उसे उस साल के आखिरी समय में वापस जाना पड़ा। और जब वह दूसरी बार आई तो तू उस समय शहर में ही नहीं थी, लेकिन इस बार तू शहर में है, और तो और उसके आजू बाजू में भी है। इसका मतलब यह था कि सुमन ने जब गंगा का वह कार्ड फाड़ दिया था तो उस समय जरूर सगुणा उससे गुस्सा हो गई थी और उसे मारना चाहती थी। लेकिन जिस समय दूसरा लीप ईयर आया यानी 2020, तब सुमन पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहर गई हुई थी। शायद इसीलिए वह उस वक्त बच गई थी। मैं उसे किस तरह से मिल सकती हूँ? सुमन ने सोच लिया था कि वह एक बार उससे बात करेगी। नवी नानी शायद यह बात पहले से जानती थी, क्योंकि सुमन की यह बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। नवी नानी ने सुमन को एक ताबीज दिया और कहा, इसे अपने पास रखना, और जब तुझे ऐसा लगे कि तुझे वहां से आ जाना चाहिए तब इस ताबीज को अपने गले में बांध लेना। इससे तू उसकी दुनिया से हमारी दुनिया में वापस आ जाएगी। अगर वह तुम्हारी बात ना माने तो तुम्हें सिर्फ यह सी उसके सर में घुमानी है, जिसकी वजह से वह उसी समय में हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और इस समय में कभी आ नहीं पाएगी। कहते हुए नवी नानी ने एक छोटी सी कील सुमन के हाथ में दी। सुमन ने उसे ध्यान से देखा और कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया और फिर नवी नानी की तरफ देखकर पूछा, आपने बताया कि पानी के अंदर उसकी दुनिया है। मैं कुछ समझी नहीं। उस जगह पर पहले उसका घर था और वहां पर एक बहुत बड़ा कुआं था जहां से वह पानी का उपयोग करती थी। लेकिन इसी कुएं में उसकी मौत हो गई और उसी जगह पर वह बिल्डिंग बनाई गई। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर कुआं था उसके ठीक ऊपर ही पानी की टंकी बनाई गई, इसलिए वह इस टंकी को अपना घर समझकर वहीं रहने लगी। उसने उस टंकी से अपनी दुनिया में जाने का एक रास्ता बनाया, लेकिन वह रास्ता सिर्फ उस साल खुलता है जब लीप ईयर आता है, यानी वही समय जब उसकी मृत्यु हुई थी। वह उन लोगों को अपनी दुनिया में लाकर तड़पाना चाहती थी, लेकिन ऐसे ही किसी को अपनी दुनिया में नहीं ला सकती थी। इसलिए उसने अपनी शादी के निमंत्रण पत्र को देखकर उसी की तरह लाल रंग का कार्ड बनाया और उसकी मदद से सबको अपनी दुनिया में आने का निमंत्रण दिया। जो कोई भी उस कार्ड को लेकर टंकी तक जाता था वह उसे अपनी दुनिया में खींच लेती थी, लेकिन उनका शरीर इस दुनिया में रह जाता था और उनकी आत्मा को वह अपनी दुनिया में ले जाती थी। मुझे लगता है कि यह सारी बातें लड़कियों को किसी तरह से पता चल गई होंगी और उन्होंने इसे एक खेल की तरह लेना शुरू कर दिया होगा। नवी नानी की बात एकदम सही थी, क्योंकि हॉस्टल में सब लड़कियां इस खेल का इस्तेमाल करती थीं, नई लड़कियों को परेशान करने के लिए। एक तरह से कहा जाए तो पुरानी लड़कियां यानी सीनियर जूनियर को तंग करने के लिए इस चीज का उपयोग करती थीं। जो लड़कियां कहती थीं कि यह सब सिर्फ अफवाह है और वे लोग वहां से जिंदा लौट आई थीं, वे शायद उस समय गई होंगी जब लीप ईयर नहीं था। उस समय दरवाजा खुलता ही नहीं था और सगुणा इस दुनिया में आती ही नहीं थी, इसलिए वे लड़कियां बच जाती थीं। लेकिन जो लड़की लीप ईयर के समय यह खेल खेलती थी उसकी मौत हो जाती थी। सुमन ने सोच लिया था कि वह एक बार सगुणा से बात करेगी, इसलिए वह रात का इंतजार करने लगी। लेकिन उसके पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं था, क्योंकि वह तो उसने फाड़ दिया था। शायद वह कार्ड गंगा के पास था और वहीं उसे लेकर चली गई थी। उस समय तो सुमन अपने घर चली गई और यह सोचने लगी कि इनविटेशन कार्ड कहां से लाएगी। वह यही सब सोच ही रही थी कि कुसुम वहां आई, जो उस कॉलेज में पढ़ती थी जिसके पास हॉस्टल था। उसने सुमन से कहा, दीदी, ये एक लड़की ने आपको देने के लिए कहा था। सुमन ने देखा तो कुसुम के हाथ में एक खाकी रंग के लिफाफे में बंद कागज था। उसने उसे ले लिया और फिर कुसुम की तरफ देखकर पूछा, यह किस लड़की ने देने के लिए कहा था? मुझे नहीं पता वह कौन थी। मुझे बस इतना पता है कि वह इस हॉस्टल में रहती थी जहां पिछले कुछ दिनों से मौतें हो रही हैं। उसने बस यह कहा कि यह आपको देना है। इतना कहकर कुसुम वहां से चली गई और सुमन लिफाफा लेकर अपने कमरे में चली गई। वह उस गर्ल्स हॉस्टल में पिछले कुछ दिनों से कई बार जा चुकी थी, तो हो सकता है किसी ने उसे कुछ लिख कर दिया हो जो कुछ बताना चाहता हो। यही सोचकर सुमन ने लिफाफा खोला और वह हैरान हो गई, क्योंकि उसके अंदर एक लाल रंग का इनविटेशन कार्ड था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन लड़कियों को मिला था जो पानी की टंकी में मारी गई थी। इसका मतलब यह था कि सगुणा ताई भी सुमन से मिलना चाहती थी। अब बस सुमन को रात होने का इंतजार करना था, क्योंकि अब उसके पास इनविटेशन कार्ड भी था। जैसे ही रात के 12 बजे वह अपने स्कूटी से गर्ल्स हॉस्टल के लिए निकल गई। उसने पहले ही वार्डन को बता दिया था, इसलिए वार्डन गेट के पास खड़ी होकर सुमन का इंतजार कर रही थी।
मैडम, यहाँ पहले ही कई लड़कियों की मौत हो चुकी है। अगर किसी को पता चला कि यहाँ एक पुलिस वाली मारी गई है तो चिंता मत करो। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं यहाँ तफ्तीश करने आई हूँ कि रात में यहाँ ऐसा क्या होता है कि लड़कियों की मौत हो जाती है। अगर कुछ हो जाए तो कह देना कि बाकी लड़कियों की तरह मेरी भी मौत हो गई। सुमन ने यह बात इतनी आसानी से कह दी जैसे कि यह उसके लिए रोज की बात हो। लेकिन वार्डन आने वाले खतरे से डर रही थी, क्योंकि अगर हॉस्टल में कुछ भी होता है तो गलती उसी की मानी जाएगी। और सुमन तो एक पुलिस वाली थी। अगर उसे कुछ हो गया तो हॉस्टल की बहुत बड़ी बदनामी होगी और कहीं ना कहीं इसके लिए भी वही जिम्मेदार ठहराई जाएगी। सुमन इनविटेशन कार्ड लेकर छत पर चली गई। आज हॉस्टल में कोई भी लड़की सोई नहीं थी, सब जाग रही थी। सबने सुमन को छत की ओर जाते हुए देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके पीछे जाए। यहां तक कि वार्डन भी नीचे ही बैठी रह गई थी। सुमन को वहां पहुंचे 1 घंटा हो चुका था और वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी कि टंकी के अंदर उतरे। सही समय आने तक वह छत पर ही इधर उधर टहलती रही और जैसे ही 1:40 हुए वह टंकी के ऊपर जाने लगी। उसे पता था कि उसे 1:45 पर जलिका को आवाज देनी है। सुमन को यह भी पता चल चुका था कि लड़कियों को उस आत्मा के बारे में कुछ नहीं मालूम, इसलिए उन्होंने ही उसे यह नाम दे दिया था। जबकि यह अजीब था, क्योंकि सगुणा नाम बहुत अच्छा था। वह इस तरह से टंकी के अंदर बैठ गई जैसा कि कार्ड में लिखा था और उसने सगुणा को आवाज दी। उसने जलिका कहकर नहीं, बल्कि सगुणा कहकर पुकारा। उसने किल और ताबीज अपनी जेब में रखा हुआ था ताकि अगर बात बिगड़ जाए तो उनका उपयोग कर सके। कुछ ही देर में उसे ठंडे पानी का एहसास हुआ। उसे बताया गया था कि इस टंकी में पानी की कोई लाइन नहीं है, लेकिन वह पानी को महसूस कर पा रही थी। पानी गिरने की आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी नीचे से अपने आप ऊपर आ रहा हो। धीरे धीरे उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। कोई उसके आसपास तैर रहा था। उसे किसी की डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। सुमन जानती थी कि उसके साथ यहां ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए उसने डरने की बजाय बात करने के बारे में सोचा और कहा, ताई, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। आप इस तरह लोगों को मारना बंद करें। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उनमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं है। बड़ी हिम्मत है तुझ में। तू मेरे साथ बात करना चाहती है। मेरे साथ क्या हुआ तू जानती है? क्या तू जानती है कि मुझे किसने मारा? सुमन उसके आसपास मौजूदगी को महसूस कर रही थी और जब वह बोल रही थी तो उसकी आवाज उसे कानों के पास सुनाई दे रही थी। आवाज और ठंडक के कारण उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर भी उसने कहा, आपकी मौत आज से कई साल पहले हो चुकी है। जिन लोगों ने आपको मारा होगा उनकी भी मौत हो चुकी होगी। फिर आप इन निर्दोष लोगों को क्यों मार रही हैं? यह सब बंद कर दीजिए। मुझे पता है कि जिन लोगों ने मुझे मारा था वे अब मेरे हाथ नहीं आने वाले, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं छोड़ सकती। मैं तो सिर्फ इन्हें अपनी दुनिया में बुलाती थी, लेकिन ये लोग मुझे कहते थे कि इन्हें पता है कि मुझे किसने मारा और मरते वक्त मुझे कैसी तकलीफ हुई। मैंने तो ऐसा कहने को नहीं कहा था, फिर ये लोग क्यों कहते हैं? सुमन उसकी गुस्से भरी आवाज सुन रही थी, लेकिन फिर भी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर सगुणा उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। तभी सुमन को लगा जैसे वह पानी में डूब रही हो और सांस लेना मुश्किल हो गया। किसी तरह उसने आंखें खोली तो वह हैरान रह गई। वह पानी की गहराई में जा रही थी, जबकि यह अजीब था क्योंकि वह तो एक पानी की टंकी के अंदर थी जो इतनी गहरी नहीं थी। जब उसने चारों तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। इस वक्त वह एक कुएं के अंदर थी और उसकी गहराई में जा रही थी। कुएं की दीवारों से चिपकी हुई कुछ लड़कियां उसे दिखाई दीं जो रो रही थीं। ये शायद वही लड़कियां थीं जो टंकी के अंदर मारी गई थीं। सुमन ने जब अपने पैरों की ओर देखा तो पाया कि सगुणा उसे खींच रही थी और मुस्कुरा रही थी। सुमन समझ गई थी कि वह मानने वाली नहीं है। उसने पैरों को छुड़ाने और दूसरे पैर से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। वह उसे कुएं की गहराई तक खींच ले जा रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और ऊपर की ओर खींचा। सुमन ने ऊपर देखा तो वहां गंगा थी जो उसे बचा रही थी। गंगा वहीं मौजूद थी और शायद पहले भी उसी ने उसकी मदद की थी जब वह लगभग मरने ही वाली थी। सगुणा ने यह देखकर गंगा पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली। मेरी गुलाम होकर मुझ पर हमला करती है? तेरी इतनी हिम्मत! सुमन देख रही थी कि सगुणा गंगा का गला दबा रही थी और आत्मा होने के बावजूद गंगा को इससे तकलीफ हो रही थी।
उसने जल्दी से अपनी जेब से किल निकाला और चुड़ैल के सिर पर जोर से चुभा दिया। किल के अंदर जाते ही उसके सिर से खून का फव्वारा निकलने लगा और धीरे धीरे कुएं का पूरा पानी लाल हो गया। सुमन अब सांस नहीं रोक पा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी समय मर जाएगी। उसने किसी तरह अपनी जेब से ताबीज निकाला, लेकिन अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह इसे अपने हाथ में बांध सके। उसके हाथ से ताबीज नीचे गिर गया और गहराई में जाने लगा। सुमन बस यह सब देखती रह गई। तभी गंगा ने वह ताबीज पकड़कर सुमन के हाथ में बांध दिया और धीरे धीरे सुमन ऊपर की ओर उठने लगी। उसकी आंखों के सामने गंगा उसे हाथ हिलाकर अलविदा कह रही थी। जब सुमन की आंख खुली तो वह हॉस्टल में थी। काफी समय तक सुमन बाहर नहीं आई थी। तब वार्डन सारी लड़कियों को लेकर वहां गई और उसने सुमन को टंकी से बाहर निकाला। सब लोग हैरान थे कि पानी में भीग जाने के बाद भी सुमन जिंदा थी। सुमन को ठीक होने में कुछ दिन लग गए, क्योंकि वह लंबे समय तक पानी में थी, जिससे उसके लंग्स में पानी भर गया था। जब वह पूरी तरह से ठीक हुई तो उसने सोचा कि नवी नानी से मिलेगी और उनकी मदद के लिए धन्यवाद करेगी। जब वह उस जगह पहुंची तो मंदिर तो मौजूद था, लेकिन पीछे कोई झोपड़ी नहीं थी। यह देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि वह वहां पहले जा चुकी थी और नवी नानी से मिली थी। आसपास पूछने पर पता चला कि आज से 20 साल पहले तक वहां एक औरत रहती थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। सुमन समझ गई कि नवी नानी की आत्मा ने ही उसकी मदद की थी। शायद सब आत्माएं बुरी नहीं होती, बस कुछ आत्माओं की वजह से लोग उनसे डरने लगते हैं। उसने नवी नानी और गंगा का शुक्रिया अदा किया और फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन उस रात की यादें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। और जैसा वादा किया था, अब बारी है उन सभी प्यारे साथियों का नाम लेने की जिन्होंने इस वीडियो पर अपना प्यार और सपोर्ट दिया। दिलीप कुमार सिंह लखनऊ से, कुलविंदर कौर लुधियाना पंजाब से, विनोद जायसवाल कोलकाता से, सुनीता मोटेकर महाराष्ट्र से, इसिका धनराज गोरखपुर से, रश्मि जी फरीदाबाद से, सुब्रत जेबी राणा काठमांडू से, रमेश जी यूरोप से, धर्मेंद्र राजपूत विक्रम पटेल उधना से, पूनम जी सोनीपत से, मीना गुरुंग नेपाल से, नासिर खान अफसाना जी हरियाणा से, पुष्पा मुरैना मध्य प्रदेश से, आरिफ लोनी गाजियाबाद से, चाहत कुमार, रवि कुमार और प्रीति कुमारी जाटव उत्तराखंड से। आप सभी का दिल से धन्यवाद, जो अपने अमूल्य समय और प्यार से हमें लगातार प्रोत्साहित करते हैं। आपका हर एक कमेंट, हर एक सपोर्ट हमारे लिए बेहद खास है। जुड़े रहिए, अगली कहानी और भी रोचक होगी।